जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट की, यानी कि कौन कौन से प्रेडिकेट के पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला होता है हमारा वर्ब, दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्ट और तीसरा होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्स। कौन सा होता है? कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब ये वर्ब ऑब्जेक्ट की कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम पहचानेंगे कि कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन कॉम्प्लीमेंट है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, वर्ब में दो प्रकार के टाइप्स होते हैं। एक पहला होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है हमारा मेन वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या होते हैं? तो देखो बेटा, जो सेंटेंस के सब्जेक्ट की हेल्प करे, सेंटेंस में सब्जेक्ट की हेल्प करे, दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, है ना, हैड, मतलब जो सब्जेक्ट की हेल्प करती है दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है? जिनके एक्शन, जो एक्शन शो करते हैं, जिनकी फॉर्म्स बनाई जाती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आपने सुना होगा गो, वेंट, गॉन, ये हमारी क्या है? मेन वर्ब है। ईट, एट, ईटन, ये क्या है? मेन वर्ब है, यानी कि फॉर्म्स बनाई जाती हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आपने अब तक तीन फॉर्म पढ़ी होंगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जो फोर्थ फॉर्म होती है बेटा, जो फोर्थ फॉर्म होती है उसमें हम आईएनजी लगा देते हैं, और जो फिफ्थ फॉर्म होती है उसमें हम एस और ईएस लगा देते हैं, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती है। ये भी आपको जानना जरूरी है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे सपोज दैट फर्स्ट फॉर्म मैंने बोला गो, तो दूसरी क्या हो जाएगी? वेंट, तीसरी क्या हो जाएगी? गॉन, चौथी क्या हो जाएगी? गोइंग। क्योंकि मैंने बताया था ना, फोर्थ फॉर्म में हम आईएनजी लगा देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो हमारी फोर्थ फॉर्म बन जाती है। और गोज, ये आपने देखा होगा, ईएस अगर लग जाता है, ये किस में लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में लगता है, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर बनता है। तो जहां पर एस और ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐड हो जाता है तो वो हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। क्लियर है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये हमारी क्या होती है? मेन वर्ब होती हैं। और हेल्पिंग वर्ब मैं ऑलरेडी आपको अभी बता चुका हूँ। कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पर लिखा आई एम गोइंग टू स्कूल। ओके, मैंने लिखा आई एम गोइंग टू स्कूल। अब इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है। तो देखो, ये जो एम है ये सब्जेक्ट की हेल्प कर रही है। इससे ये डिसाइड हो रहा है कि हमारा जो सेंटेंस है वो कौन सी टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो एम जो लगता है वो हमारा क्या शो करता है सेंटेंस को, कि भैया ये जो सेंटेंस है ना हमारा ये प्रेजेंट में है। अगर हम यहाँ पर एम हटा देते हैं, इस हेल्पिंग वर्ब को हटा देते हैं, तो क्या हमें ये पता चल रहा है ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस में है? पहली बात तो यहाँ पर सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए एक सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की बेहद जरूरत होती है। इसके बिना कोई सा भी सेंटेंस बनना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। ठीक है ना? तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे, जो क्या शो करता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है। ठीक। मेन वर्ब, ये क्या है? हमारी गोइंग मेन वर्ब है। जैसे कि एक और उदाहरण यहां पर मैं आपको लिखकर बताता हूं। सपोज दैट मैंने बोला ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट। अब यहाँ पर ईजेमार तो आई नहीं है, हेल्पिंग वर्ब तो आई नहीं है। उस कंडीशन में हमारी जो वर्ब है कौन सी है? ये हमारी क्या हो जाएगी? मेन वर्ब हो जाएगी। ओके, ये हमारी क्या हो जाएगी? मेन वर्ब हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर ये जो वेंट है ये शो कर रहा है कि हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, यानी कि पास्ट में है। क्लियर? तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का कंसेप्ट है। अब हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट में दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है समझते हैं। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझने के लिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, जिसके माध्यम से मैं आपको बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझा सकता हूँ। देखो, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, कुछ सब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत नहीं है, किताबों में भरमार दे रखा है, बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो याद रखो, अगर सेंटेंस में हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करना है तो सिर्फ हमें क्या लगा देना है? व्हाट लगा देना है। व्हाट से जो आंसर मिलेगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पता करना है तो हुम लगा दो। जैसे कुछ उदाहरण मैं आपको लिखकर दिखाता हूं। जैसे मैंने बोला माई ब्रदर गेव मी अ बुक। ओके, माई ब्रदर गेव मी अ बुक। तो यहां पर इस सेंटेंस में अगर व्हाट से क्वेश्चन पुटअप करते हैं, किससे? व्हाट, कि माई ब्रदर ने मुझे दी क्या दी, तो व्हाट से हमारा आंसर आ रहा है कि भैया बुक दी। व्हाट से अगर हम इस
सेंटेंस में प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा? बुक आएगा। ही माई ब्रदर गेव मी अ बुक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर पता करना है सेंटेंस में, तो भैया हुम से आप क्वेश्चन पुट अप करके देख लो। तो हुम से यानी कि किसको, हुम का हिंदी में अनुवाद होता है, मतलब होता है किसको। तो माई ब्रदर गेव मी अ बुक, तो हुम यानी कि किसको दी? तो मुझे दी। तो यहाँ पर हुम का आंसर क्या आ रहा है? मी आ रहा है, और ये बन जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे मैंने यहां पर लिखा राम गेव मी अ टॉमी। टॉमी डॉग बोलते हैं ना, या डॉग बोल लो, ठीक है। गेव मी अ टॉमी या डॉग बोल लो। तो यहाँ पर देखो, अगर हम इस सेंटेंस में व्हाट से क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो आंसर क्या निकल कर आता है? बताओ, राम ने मुझे दिया एक टॉमी या फिर एक डॉग, ठीक है। तो बताओ आंसर क्या निकल कर आएगा? तो यहाँ पर निकल कर आएगा टॉमी, कि क्या दिया मुझको, एक टॉमी दिया या एक डॉग दिया। तो यहाँ पर ये क्या है हमारे? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर? एक बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत सारे टीचर्स ये कहते हैं कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स होता है, नॉन लिविंग थिंग होता है। ऐसा नहीं है। एक बार बताओ, डॉग यहाँ पर टॉमी कोई नॉन लिविंग थिंग्स है? बताओ जरा। यहाँ पर जो है ये तो लिविंग थिंग्स है। तो ऐसा कुछ नहीं है। सपोज दैट मैंने यहाँ पर बोला राम गेव मी अ चाइल्ड, है ना, या राम गेव मी अ डॉग, है ना। तो बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जिसमें लिविंग थिंग्स भी आता है। तो सिर्फ आपको क्या करना है कि सेंटेंस में व्हाट से और हुम से, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालना है तो व्हाट से आंसर को क्वेश्चन पुट अप करो, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालना है तो हुम से क्वेश्चन पुट अप करके देख लो। क्लियर? तो यहाँ पर राम गेव मी, राम ने मुझे क्या दिया? एक टॉमी दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। डॉग भी हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर किसको दिया? हुम से हम क्वेश्चन अगर पुट अप करते हैं इस सेंटेंस में, तो बताओ किसको दिया? मुझको दिया। मी क्या हो गया? हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, एक और एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको मैं समझाता हूँ, जब तक मैं इसको रेज कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ, सीता गेव देम अ गुड न्यूज। तो यहां पर जरा मुझे बताओ, इस सेंटेंस में अब आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वर्ड से अगर हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो क्या निकलेगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकलेगा। करके देखते हैं। तो सीता ने उनको दी एक अच्छी खबर, यानी कि क्या दी? एक गुड न्यूज दी। क्या दी? गुड न्यूज। एक गुड न्यूज दी, ये हमारा क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक बात और बता दूं, ये क्या हमारा नाउन है? नाउन से पहले जो वर्ड आता है हमारा एडजेक्टिव बन जाता है। गुड हमारे यहाँ पर एडजेक्टिव बन गया। और ये जो आर्टिकल आता है, आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए अंधा होते हैं। ए अंधा हमारे आर्टिकल होते हैं। ये हमेशा किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए आते हैं। याद रखना बेटा, नाउन के लिए हमारे आर्टिकल हुए, ठीक है ना, हमारा एडजेक्टिव हुआ और प्रीपोजिशन। इनके बाद यानी कि इन तीनों के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ऑलरेडी इस कंसेप्ट को बारीकी के साथ मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के लिए आते हैं, वो कंसेप्ट आपको मेरी पिछली वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम कंसेप्ट की किसकी बात करें? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पर हमें नॉर्मली क्या करना है कि किसी सेंटेंस में अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो भैया व्हाट लगा दो, और हुम। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो भैया हुम लगा दो। तो यहाँ पर देखो, सीता गेव देम अ गुड न्यूज। किसको दी? उनको दी, ठीक है ना। उनको क्या दी? एक गुड न्यूज दी। तो हुम से अगर आंसर यहां पर हम निकाल रहे हैं तो क्या निकल कर आ रहा है? देम, यानी कि उनको। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है। ओके, अब यहां पर दोस्तों समझेंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देखो, कॉम्प्लीमेंट्स के भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ओके, और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। एक होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। किस तरीके से हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को पता करेंगे सेंटेंस में, और किस तरीके से ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को हम पता करेंगे, उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। जैसे कि सपोज दैट एक सेंटेंस में यहां पर लिख रहा हूं, राम इज अ स्टूडेंट। राम इज अ स्टूडेंट। और एक और सेंटेंस मैंने लिखा, यू आर अ टीचर। इन दोनों सेंटेंस में एक बात बताओ, राम कौन है? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, राम कौन है? तो आपका जवाब होगा सर राम एक स्टूडेंट है। राम एक स्टूडेंट है। वहीं अगर मैं आपसे कहूं स्टूडेंट कौन है, तो आपका सवाल क्या होगा कि भैया राम स्टूडेंट कौन है? राम ही तो है। और राम कौन है? वही स्टूडेंट है। यानी कि अगर सब्जेक्ट
और ऑब्जेक्ट का एक दूसरे से रिलेशन हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। अब ये वैसे देखा जाए तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, क्लियर है। तो यहाँ पर वर्ब हमारी इज है, इज के बाद हमारा ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ रहा है और ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। बट अगर देखा जाए, लग तो ये ऑब्जेक्ट रहा है, बट अगर देखा जाए बारीकी के साथ समझा जाए तो राम और स्टूडेंट ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। स्टूडेंट ही राम है और राम ही स्टूडेंट है, इसलिए हमारा अब ये ऑब्जेक्ट नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट बन गया। क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट बन गया। क्लियर है कंसेप्ट। एक और बार और समझाता हूं मैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे कि मैंने आपसे कहा यू आर अ टीचर, तो यू कौन है, टीचर है ना। यू हमारा कौन है, टीचर, और टीचर कौन है, ये यू है, ठीक है ना। तो यानी कि ये एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, इन दोनों का रिलेशन बन रहा है। यहां पर ये वैसे देखा जाए तो ऑब्जेक्ट है, वर्ब हमारी ये है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, बिल्कुल ठीक है। बट इस ऑब्जेक्ट का इस सब्जेक्ट से रिलेशन पैदा हो रहा है, यानी कि ये रिलेट हो रहे हैं आपस में, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, अब ये क्या बन जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ओके, ठीक आ रहा है समझ में। चलो यहाँ पर थोड़ा और आपको क्लियर कर देता हूँ। सपोज दैट मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा कि यू हैव अ पेन। जरा मुझे बताओ इसमें ये पेन क्या है, ये भैया यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि यू और पेन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्या पेन यू बन रहा है यहाँ पर इस सेंटेंस में, ये जो यू है ये क्या पेन है, नहीं है, पेन अलग है, ये तो नॉन लिविंग थिंग है, यू हमारा लिविंग थिंग है। बट ऊपर वाले सेंटेंसेस में राम और स्टूडेंट ये दोनों एक ही चीजें हैं, राम और स्टूडेंट इन दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशन हो रहा है बेटा। यू आर अ टीचर, यू कौन है, टीचर, और टीचर ही कौन है, यू है, इसलिए हमारा ये टीचर अब ऑब्जेक्ट नहीं रहा, स्टूडेंट अब ऑब्जेक्ट नहीं रहा, अब ये क्या बन गया भैया, ये कॉम्प्लीमेंट बन गया। बट नीचे वाले सेंटेंस में यू हैव अ पेन, पेन अलग चीज है, यू अलग चीज है, क्या ये एक दूसरे को आपस में रिलेट कर रहे हैं इस सेंटेंस में, बताओ जरा। यू हैव अ पेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पेन हमारा अलग हो गया, यू हमारा अलग हो गया, इसलिए अब कॉम्प्लीमेंट नहीं है ये, अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, समझ में आया। अब हम समझते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ओके, जब तक मैं इसको इरेज कर लेता हूं। यहां पर दोस्तों मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा दे मेक हिम द चेयरमैन एवरी ईयर। ओके, यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा, एक और सेंटेंस में लिख लेता हूं जिससे कि आपको समझाने में और आसानी होगी। राम कॉल मी छोटू, राम कॉल मी छोटू। पहले वाले सेंटेंस में अगर हम बात करें, दे मेक हिम द चेयरमैन एवरी ईयर, यानी कि वे हर साल उनको क्या बनाते हैं, चेयरमैन बनाते हैं, ठीक है ना। वे हर साल उसको क्या बनाते हैं, चेयरमैन बनाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या हमारा हिम क्या एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये वर्ब है, वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, वर्ब है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर है यहाँ तक कंसेप्ट। कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पर एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ग्रामर के आसान सरल भाषा में रूल कंसेप्ट को क्लियर करने हैं, बिल्कुल आसानी से समझना है, बेसिक से समझना है, तो मेरी पिछली वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने आसान भाषा में सरल शब्दों में बताया है कि आपको ग्रामर हलवा लगेगी। क्या लगेगी, हलवा, बिल्कुल यूँ, बिल्कुल चुटकियों में आप सॉल्व कर लोगे। तो इसलिए आप पुराने वाली मेरी वीडियोस को देखिए, सभी कंसेप्ट आपको बारीकी के साथ क्लियर हो चुके हैं, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर समझते हैं हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो देखो, दे मेक हिम, दे हमारा सब्जेक्ट है, मेक हमारा वर्ब है, हिम हमारा ऑब्जेक्ट है। अच्छा एक बात बताओ, उन्होंने उसको चेयरमैन हर साल बनाया, तो किसको बनाया था चेयरमैन, ये जो चेयरमैन है इसी को तो बनाया, हिम को ही तो बनाया। तो यानी कि ये हिम कौन है, चेयरमैन है, यही तो बनाए चेयरमैन, और चेयरमैन कौन है, हिम है। यानी कि अब ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है ना। पहले सब्जेक्ट की बात हो रही थी, अब ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। ये दोनों आप आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। हिम और चेयरमैन ये दोनों आपस में एक दूसरे का रिलेशन बता रहे हैं, रिलेट हो रहे हैं, इसलिए ये हमारा चेयरमैन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्योंकि भैया हिम ही चेयरमैन है, चेयरमैन ही हिम है, और यहाँ पर हिम की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है बन रहा था। बट इस वाले में क्या है, दे मेक हिम, हिम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और चेयरमैन क्या है, ये हिम ही है, ये उसको बनाया, क्या बनाया, चेयरमैन, चेयरमैन ही तो हिम है। समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, राम कॉल मी छोटू, राम मुझे छोटू बुलाता है, किसको बुलाता है, छोटू मुझे ही तो बुलाता है। मी कौन है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है,
और छोटू कौन है? यही तो मी है, इसी को तो बुलाता है मी, यानी कि राम मुझे छोटू बुलाता है। किसको बुलाता है जरा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किसको बुलाता है? तो मी क्या हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, क्लियर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और यही छोटू हमारा, ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही हमारा कौन है? छोटू। तो ये छोटू क्या बन गया? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ओके, समझ में आ रहा है ना? तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा कि हमारा पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ठीक है, वर्ब हमारा क्या होती है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या होती है, और हमारा कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। बारीकी के साथ मैंने आपको सरल भाषा में बताया। अगर वीडियो अच्छी लगी बेटा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगली नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ दोबारा मिलते हैं, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।